ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद का। और अक्षर भैया तो अनंत भैया, अर्णव भैया और पार्वती दीदी की आंखों के तारे हैं। ठीक है, मतलब ये उस समय की घटना है जब हर एक बच्चे के मन में ऐसा होता है ना। अक्षर भैया में तो इन तीनों तीनों की जान बसती है। मैंने कहा, मैम बोली, और आज से मैं नहीं, जब से अक्षर हुआ है तब से ही यही हाल है। पर फिर भी माँ कहने का अधिकार अक्षर के पास नहीं है। यह सुनकर मैंने कहा था, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं आपको माँ क्यों नहीं कह सकता। पर सवाल ये है कि माँ नहीं कह सकता तो मैम मैं भी कहना चाहता नहीं हूँ, तो क्या कहूँ। ठीक है, ये वो भी नहीं कहना चाहते हैं, तो फिर इन्होंने पूछा कि मैं फिर क्या करूं। जवाब में मिला, तो मुझे बुआ बुला सकता है। ठीक है, इनको बोला गया है कि अब क्या बुलाए, तो ये इनको बुआ बुला सकते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, और मैं बचपन से जब से छोटे भाई के बारे में सोचती थी तो दिमाग में जो तस्वीर बनती थी वो तेरे जैसी ही होती थी। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो मैं सोचने लगी कि अगर मेरा भाई होता तो उसका भी कोई बच्चा होता जो मुझे बुआ कहता, और मैं उसका सपना पूरा करती और उसको अपना पूरा पूरा प्यार देती। अब मुझे भाई तो बना नहीं सकती, अब मैं तुम्हें भाई तो बना नहीं सकती, लेकिन तो अक्षर से भी छोटा है, लेकिन तेरी बुआ तो मैं बन ही सकती हूँ। ठीक है, अब गोविंद को क्या चीज मिल गई, उनकी बुआ मिल गई। ठीक है, उनको बुआ का दर्जा दिया गया। और हमारे यहाँ भाई के बेटे को भी राखी बांधी जाती है, तो तुझे राखी बांधकर वो कमी भी पूरी हम कर लेंगे। मैंने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुझे तो बिना मांगे ही स्वर्ग मिल गया। ठीक है, इनको, गोविंद को इतना अच्छा परिवार मिल गया बिना कुछ मांगे। पर कहते हैं ना कि जब आपको थोड़ा प्यार मिलता है तो लालच भी बढ़ जाता है, और मेरा भी लालच बढ़ गया था। और मैंने अपना लालच दिल में नहीं रखा। मैंने कहा, मुझे स्वर्ग मिल गया है, और जैसे अक्षर भैया अपना स्वर्ग किसी के साथ नहीं बांटते हैं, मैं भी मेरा स्वर्ग किसी को नहीं बांटना चाहता। ठीक है, अब यहाँ पर बांटने की बातें होगी क्योंकि अब तो रिलेशंस बन गए, अब रिश्ते बन गए, है ना, क्योंकि हम लोग अभी रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिश्तों के बारे में। और मुझे जवाब मिला, ठीक है, मुझे बुआ कहने का अधिकार सिर्फ तुझे होगा और किसी को नहीं। हमारी इस बातचीत के बीच वासु जाने कब किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी। अब नहीं पता चला कि वो वासु कब वहां पर पहुंच चुके, पर कुछ बोला नहीं था। जाने कैसी समझदारी थी उस लड़के में, जो मैं अब तक नहीं सीख पाया था। लोग उसे बड़बोला कहते थे, लेकिन वो ये जानता था कि चुप कब होना है। वो हर कहीं बोलता रहता था, उसको सब लोग बड़बोला कहा करते थे। ठीक है, बहुत ही बोलता था, लेकिन उस समय वो चुप रहा। ठीक, कब बिना सोचे समझे बोल देना है, तो तब कुछ बोला नहीं, और हमें उसके होने का पता तब चला जब आटा तैयार हो गया। ठीक, असल में वो हमारी पूरी बात सुन रहा था। वासु की आंखों में आंसू थे। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी आंखों में भी आंसू थे? वासु की आंखों में भी आंसू थे। असल में वो हमारी पूरी बात सुन रहा था। वासु की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ठीक है, ये एक ऐसा सुकून था कि इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। और जब तिवारी मैम यानी कि मेरी बुआ किचन के काउंटर से गूंदा हुआ आटा लेकर वासु को देने के लिए किचन के दरवाजे तक गई, तो वासु उनके सामने साष्टांग लेट गया। बुआ बोली, वासु ये क्या कर रहे हो? ठीक है, जब बुआ वहां पर थी, आई आटा लेकर के, तो वो लेट गया। ठीक है, बुआ के सामने उठो, और बोला, देवी के चरणों में आने के बाद बिना आशीर्वाद के नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है, इतना प्यार था वहां पर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। ठीक है, तब तक मैं आ गया और मैंने बुआ के हाथों से आटा ले लिया, क्योंकि वो काफी भारी था, लेकिन बोला भी कुछ नहीं। बुआ के हाथ खाली हो गए तो उन्होंने झुककर वासु को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं था। ठीक है, कौन? वासु। वासु जो लेटा हुआ था वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। बोला, आपने गोविंद को अपना भतीजा बना लिया, मुझे भी बनाओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और जब आप तुम करके बात करती हो तो परायण लगता है, मुझे भी आपसे तू वाला अपनापन चाहिए।
है ना, ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ता होता है जो, तो ये तुम और तू का भी फर्क होता है ना। कोई पराया, कोई बाहर वाला इंसान आपसे कोई तू और तुम करके कोई बात कर दे तो हमको कैसा लगता है ना, हमको ऐसा लगता है कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है ना, हमें बुरा लगता है। लेकिन वही चीज, वही बातें जब हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है, आपके बहुत खास रिश्तेदार या फिर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, आप उनसे इस तरीके की बातें कर सकते हैं, तो उसमें एक हमारा अपनापन लगता है, राइट। आप, आपने गोविंद को दिया तो मुझे भी दो, और बुआ बोली मैं तेरी बुआ तो नहीं बन सकती, लेकिन तू उठ तो जा, फिर मैं तुझे कुछ कहूं, ठीक है। अब उसको उठने को बोला और फिर कहा कि अब मैं कुछ बोलती हूँ, मुझे बोलने को मौका तो दो, ठीक है। वासु की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर वासु भी रो पड़ा, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना किस तरह का सीन चल रहा है ना, किस तरह का इमोशंस, किस तरह के सीन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन आंसुओं में एक अनोखी शांति थी, ठीक है। मेरी आंखों से भी आंसू गिरना शुरू हो चुके थे, अब वहां पे सभी लोग रो रहे थे, लेकिन इनमें शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुख था, सुकून था और पाने का एक अनुभव था। बुआ बासु से बोली तू जिद्दी है, बिल्कुल वैसे जैसे भांजे जिद करते हैं, तो तुझे मैं अपना भांजा बना लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया, तिवारी मैम ने भतीजा और भांजा सब बना लिए, ठीक है। आज से तू मुझे मामी कहना, और अब खुश। अब वो उनसे कहा कि अब से तुम हमको क्या कहना, मामी कहना, अब तुम तो खुश हो, ठीक। और बुआ की बात सुनकर वासु बोला गोविंद को तो सिर्फ स्वर्ग मिला है, और मुझे उसका स्वर्ग चाहिए भी नहीं। मुझे तो वो अधिकार मिल गया है जो अक्षर भैया को भी नहीं। मैं आपको माँ कह सकता हूँ, मामी से भी तो माँ होती है। मेरे जैसे अनाथ के लिए तो वो दुनिया मिलने से भी बड़ा वरदान है। अब तक बुआ की आंखों से भी आंसू आने लगे थे, और बुआ रोते हुए ही बोली ठीक है, अब नाटक मत कर, किचन में तो तुझे भी अभी नहीं घुसने दूंगी। मतलब इतना प्यार बन गया वहां पर, इतनी सारी स्टोरी हो गई, बुआ भतीजा सब कुछ बन गए, लेकिन उसके बाद भी तिवारी मैम ने क्या बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं किचन में नहीं घुसने दूंगी, ठीक है। ये सुनकर हम तीनों ही रोते रोते क्या होने लगे, हंस गए, ठीक है। अब ये सारे लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बन गया कि पहले ये लोग सब रो रहे थे और अब वहां पर ये लोग हंसने लगे, है ना। होता है ना कि रोते रोते लोगों को हंसाना भी सीखो। ठीक है। और उसके बाद मैंने वासु से कहा चलिए आटा लेकर बाहर जाकर पाटियां बनवा। और बाहर पर मैंने जानबूझकर जोर दिया था, ये जताने के लिए कि किचन के अंदर तो मैं ही आ सकता हूँ, तू नहीं। पर उस बात में ना कोई घमंड था और ना ही कोई दिखावा था, ना कोई बैर या अलगाव की भावना थी। कुछ था तो सिर्फ पाने की ऐसी अनुमति जो या तो मैं पाया था या फिर वासु, ठीक है, या तो गोविंद समझ पाए थे या फिर वासु कि आखिर में ऐसी घटना क्या है। वासु जब आटा लेकर बाहर चला गया था, कौन चला गया था, वासु के हाथ में आटा था, वासु आटा लेकर बाहर चला गया, तो बुआ बोली चल चल, पहले ही बहुत टाइम चला गया, अब दाल भी बनानी है, तो चल मेरी मदद कर और मिर्च काटना शुरू कर दे। और तू कहता था ना कि मुझे दाल बनाना सिखाऊं, तो ध्यान से देखना दाल कैसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना कैसे बनता है, दाल बाटी कैसे बनती है, तो अब ये वहां पर उनको ट्रेन कर रहे थे। बुआ के घर खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ता था, ठीक है। अब ये तिवारी थे, ठीक है, तो तिवारी फैमिली में बहुत सारे ब्राह्मण फैमिली होते हैं जहाँ पर सात्विक खाना चलता है, तो ये यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाते थे। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि हम सब उंगलियां चाट जाया करते थे। तो प्याज काटना नहीं था, और मुझे कई महीनों से मिर्च काटने की आदत भी हो चुकी थी, तो मैं मिर्च काटने में लग गया और ध्यान देने लगा कि बुआ क्या कर रही है, ठीक है। अब ये लोग ध्यान से देख रहे थे कि आखिर में बुआ क्या कर रही है, ठीक है। बुआ ने किचन के कोने में रखे एक बड़े बर्तन से बहुत सारी दाल निकाली और उसे एक बड़े से कुकर में ले लिया। उसके बाद किचन के काउंटर के पास आई और काउंटर के नीचे एक जर्मन डब्बे को बाहर की तरफ खींचकर खोला, उसमें 2 कटोरी दाल ली और उसे भी कुकर में डाल दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दाल को लिया और कुकर में डाल दिया। ये बात मुझे अजीब लगी क्योंकि दोनों एक जैसी दाल थी, तो मैंने पूछ लिया कि 2 अलग अलग दाल क्यों। बुआ बोली नहीं, दोनों एक ही दाल है और बिल्कुल एक जैसी ही दाल है। मुझे बात समझ नहीं आई तो मैंने पूछ ही लिया, आप हमेशा ऐसा करती है?
क्या कि पूरी दाल उस डब्बे से और 2 कटोरी इस डब्बे से, है ना, पूरी दाल दूसरे डब्बे से ली और अलग वही दाल 2 कटोरी दूसरे डब्बे से ली। जवाब मिला नहीं, हमेशा इस डब्बे से 1 कटोरी होती है, लेकिन कभी कुछ मौकों पर 3 कटोरी भी हो जाती है। और ऐसा क्यों करती हूँ, वो वक्त आने पर तुझे समझा दूंगी। अब यहाँ पर भी उनके सवाल है कि जब वक्त आएगा तब वो बताएगी कि आखिर में वो ऐसा क्यों करती है, ठीक है, अलग अलग डब्बों से वो दालें क्यों निकालती है। तो परेशान मत हो, चल दाल बनाने की मदद कर। ओके। उसके बाद मैं मिर्च काटने लगा और बुआ ने दाल को कुकर में लगाकर गैस पर रख दिया और खुद बाकी की तैयारियां करने लगी। ठीक है। अब मैडम जो है बुआ जी, वो सारे काम करने लगी। जब तक कुकर में दाल पकी और तब तक बुआ पूरी तैयारी कर चुकी थी और मैं बहुत सारा टमाटर और ककड़ी काट चुका था। लेकिन बुआ की तैयारी में मैंने एक बात नोटिस की थी कि उन्होंने हर मसाला 2 अलग अलग डिब्बों से लिया था। ठीक है, जो भी मसाला था वो भी अलग अलग डिब्बों से लिया था, जिसमें से एक छोटा हिस्सा छोटी मसालादानी से आया था और बड़ा हिस्सा बड़े डिब्बों से। पर मैंने इस बारे में तब और सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे बुआ ने कहा था कि वक्त आने पर वो खुद समझा देगी। ठीक है, कि आखिर में ऐसा क्यों, वक्त जब आएगा तब वो इसके बारे में बता देगी। उसके बाद मुझे बुआ ने दाल में तड़का लगाकर दाल बनाना सिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि अगर दाल में लहसुन प्याज डालना हो तो कब डालना और क्या करना है। ठीक है, क्या गजब का दिन था। वो हमें ऐसा खाना मिला और जो शायद स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिल सकता था। उस दिन उनका खाना जो था बहुत ही बढ़िया बना था। अपने दोस्तों के साथ मेरा रिश्ता और मजबूत हो चुका था। अब यहाँ पर वासु और गोविंद जो दोनों थे, इनका रिश्ता बहुत ही मजबूत हो चुका था। कुछ लोगों को ऐसा सुकून मिला जो शायद भगवान कृष्ण के लिए माँ यशोदा के प्यार को देखने वाले ग्वालों को ही मिला होगा। वासु को मामी मिल गई और जिसने उसकी माँ की कमी को पूरा कर दिया था, और मुझे बुआ मिल गई जिनने तब बनाया हुआ रिश्ता आज भी कायम है। उस दिन से तिवारी मैम मेरे लिए बुआ बन गई थी और तब से आज तक उन्होंने बुआ होने का हर फर्ज निभाया। राखी तो हमेशा आती ही है। मेरी शादी पर मुझे काजल उन्होंने ही लगाया था। ठीक है, फिर जब शादी हुई तो काजल भी उनकी बुआ ने लगाया था। तिवारी सर को मैं कभी फूफा नहीं कहा, लेकिन मेरे सर पर सहरा उन्होंने ही सजाया था। ठीक है, जो तिवारी सर थे उनको कभी फूफा जी नहीं कहा, लेकिन जो था जब उनकी शादी हुई थी, जो सेहरा था वो उन्होंने ही सजाया था। और मेरे बेटे जयंत ने पहला निवाला भी मेरी बुआ के हाथों से ही खाया था। और ये स्कूल जो तिवारी सर का सपना था, ठीक है, तिवारी सर का क्या सपना था, स्कूल का। और जब उनका सपना पूरा हो चुका था तो मैं उनके साथ खड़ा ना रहूं, तो ये तो सबसे बड़ा पाप होगा ना, है ना। अब इतनी सारी स्टोरी बता दी, इतना सब कुछ हो गया, अब जो उनको इनविटेशन मिला है उसको वो कैसे मना कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, नौकरी रहे या ना रहे मैं जाऊंगा, और चाहे कर्ज लेकर जाना पड़े मैं अपने साथ श्रेया को भी लेकर जाऊंगा और जयंत को भी लेकर जाऊंगा। साथ ही खुद से ये वादा भी किया था कि मैं खुश रहूंगा और ना तिवारी सर को अपने दर्द का एहसास होने दूंगा और ना बुआ को। ये तय करने के बाद मैं उठा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर सिर्फ एक कमरा था जिसमें वासु अकेला रहता था। हाँ, वासु और मेरा जो साथ जो हॉस्टल में बना था वो अब तक टूटा नहीं था, और ये उसका साथ ही था जो घनघोर निराशा के दौर में भी मैं टूटकर बिखरा नहीं। वो मुझे हमेशा संभाले रहता था और सिर्फ मुझे ही संभालता था। ये कहना तो झूठ होगा, क्योंकि वो घर के खर्च को भी संभाल संभाल लिया करता था। शायद यही वजह थी कि श्रेया को मेरे हर रिश्ते से शिकायत थी, लेकिन वासु से उसे कोई शिकायत नहीं थी। वो वासु को बड़े भैया जैसा प्यार करती थी और आज भी करती है। और मेरी शादी से लेकर आज तक वासु की भी यही कोशिश रही कि इसकी इस छोटी बहन को कभी कोई दुख ना पड़े। और मेरे बाकी दोस्त तो श्रेया को भाभी कहते हैं, लेकिन वासु के लिए श्रेया हमेशा ही उसकी छुटकी रही है। लेकिन वासु की कोशिश क्या करती जब श्रेया और मैं एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। श्रेया और मैं एक कश्मकश में थे और एक दूसरे के साथ खुशी से रह भी नहीं पा रहे थे।
और एक दूसरे को प्यार इतना करते थे कि एक दूसरे के से अलग होने का सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, इतना प्यार था कि एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते थे। ये जो कश्मकश थी, जो तनाव था, उसके बारे में वासु को पता था। ठीक है, ये जो सारी बातें थी किसको पता था? वासु को पता था। मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और श्रेया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही वजह थी कि जिसके चलते वासु शादी से दूर रहना चाहता था। मैंने और श्रेया ने कई बार कोशिश की उसे समझाने की, अच्छी बातें कहकर शादी के लिए मनाने की, पर वो हर बार यही कह देता था कि मैं शादी नहीं कर सकता। इस वजह से मेरे दिल में अपराध बोध भी बढ़ जाता था और श्रेया की आंखों में हर बार भीग जाती थी। शायद यही अकेला मुद्दा था जिस पर श्रेया और हमेशा एक मत भी होते थे और एक मन भी होते थे। उस दिन जब मैंने तिवारी सर के स्कूल के उद्घाटन में जाने का फैसला करने के बाद सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, तो दिमाग में ये भी सोच लिया था कि वासु को ले जाकर बुआ के सामने बैठा दूंगा। ठीक है, वासु को ले जाकर कहाँ, बुआ के सामने बैठा दूंगा, और तब मजबूरी में इसे शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो वासु जो है वो शादी नहीं कर रहा था। ठीक है, उसे मनाने के लिए इन्होंने सोचा, ठीक है, कि वासु को हम बुआ के पास लेकर जाते हैं। मैं ऊपर पहुंचा तो वासु के कमरे के बाहर छत पर ही एक कुर्सी पर पैर रखकर दूसरी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा हुआ था, अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसकी डायरी भी अजीब थी, जिसमें न जाने कितने कागज भी अलग अलग रखे होते थे। उसमें उस उसने मुझे देखा और चेहरे के भाव को देखकर वो समझ गया कि मुझे कुछ बात करनी है। तो उसने अपने पैर कुर्सी से हटाकर कुर्सी खाली कर दी और अपनी डायरी को भी बंद कर दिया, अपने पास सीने से लगाकर रख लिया। ठीक है, डायरी को बंद कर दिया और अपने पास सीने से लगाकर भी रख दिया। मैंने उसकी डायरी उससे लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरे हाथ निराशा ही लगी। मुझे वासु ने उसकी हर चीज पर अधिकार दे दिया। मुझे उसकी पासबुक और साइन की हुई चेकबुक बिना इजाजत लेने का अधिकार था, लेकिन ये डायरी अकेली चीज थी जिस पर मेरा अधिकार नहीं था। ठीक है, क्या क्या पासबुक भी वो ले सकते थे और साइन की हुई चेक भी ले सकते थे, ये इतना अधिकार था, लेकिन उनकी डायरी को छूने का कोई अधिकार नहीं था। जब वो घर से बाहर जाता था तो सिर्फ इस डायरी को ताले में बंद करके जाता था और बाकी सब खुला होता था। सिर्फ डायरी ही एक ऐसी थी जो कि बंद हुआ करती थी, किसमें, किसी अलमारी में। ठीक है, वासु की नोटबुक ना मिल वासु की नोटबुक ना मिलनी थी, ना मिली तो, और मैंने कहा तू कभी इसे पढ़ने नहीं देगा क्या? और हर बार की तरह उसने जवाब दिया, वक्त आएगा तो ये डायरी तुझे ही पढ़ने को दूंगा, पर अभी ये बता कि क्या बात करने आया है। वासु की बात सुनकर मैंने कहा, तिवारी सर की चिट्ठी आई है, स्कूल बन गया है और इसी महीने 23 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। वासु ने बोला, यार ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई तूने, तिवारी सर और मामी जी का बरसों का सपना था, अब आखिर पूरा हो जाएगा। तू जा रहा है ना उद्घाटन में? मैं जानता था कि वासु ऐसा ही कुछ करेगा, वो मुझे तो भेजने की बात कहेगा, लेकिन खुद नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वासु और दोनों के बीच में ये बातें हो रही है। ठीक है, मैं जानता था कि वासु ऐसा ही कुछ करेगा, वो मुझे भेजने की बात करेगा, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा। तो मैंने कहा, तेरा सवाल गलत है मेरे भाई, सही सवाल होगा, हम जा रहे हैं ना उद्घाटन में, और सही जवाब है हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ने कहा। ठीक, मेरी उम्मीद के मुताबिक वासु के मुंह से विरोध के शब्द ही निकले थे। नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, खर्चा भी होगा, और तू चला जा, वहां मेरी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मम्मी पापा अकेले रहेंगे, उन्हें देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में बातें हो रही है और मेरा जवाब था, तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, और ये भी सुन ले कि अगर तू नहीं जाएगा तो श्रेया भी नहीं जाएगी, और श्रेया नहीं जाएगी तो जयंत भी अकेला तो नहीं जा पाएगा, और जयंत भी नहीं जाएगा तो मुझे गांव के बाहर से ही भगा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उनका पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो तू चल रहा है ना, बस
रही बात तैयारी की, तो तेरे कपड़े धोने और प्रेस करवाने के लिए मैंने श्रेया से कह दिया है, और देख लेगी और पैकिंग भी कर लेगी। तेरे कंधे पर पैकिंग की जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ तेरी डायरी को रखना है और कुछ नहीं रखना है। और तू छुट्टी का बहाना बनाना ही मत, क्योंकि तेरे पास 2 महीने की छुट्टी ऑलरेडी बची है। तो कल ही छुट्टी के लिए अर्जी दे और चलने की तैयारी करो। वासु बोला, ठीक है, तुमसे नहीं जीत सकता। कल छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा, आते हुए टिकट भी करवा लूंगा, और टिकट के लिए तो परेशान मत होना, और जितना जल्दी निकल सकते हैं निकल चलेंगे, ताकि सर को भी मदद मिल सके। ठीक, मैंने कहा वेरी गुड। मैं पैर फैलाकर इस बहस में अपनी जीत की खुशियों को एंजॉय करने वाला ही था कि वासु ने सवाल दाग दिया, छुट्टी को जाने के लिए तू मना लेगा कि मैं बात करूं? आंखों में शून्य भरकर मैंने वासु की तरफ देखा। वासु फिर बोला, मुझे मालूम है तूने अभी तक छुट्टी को लेकर के कोई भी बात नहीं की है, और मेरे सामने फ्लक मारना भी मत। और मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो सिर्फ इतना ही बोल पाया, मैं बात करता हूँ, और नहीं मानी तो तू मनाना। ठीक है, ये छुटकी से बात हो रही है, छुट्टी नहीं। यस, उसी रात मैंने श्रेया से बात की। वो भी तिवारी सर के सपने को जानती थी और उनके एहसानों को भी जानती थी, और वो भी कॉलेज के दिनों से ही बुआ का बहुत सम्मान करती थी, उनको बहुत प्यार करती थी। तो उसने एक बार भी ना नहीं किया, उसने सिर्फ यही सवाल किया था, चलना कब है? मैंने कहा जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये यहाँ का टॉपिक हमारा खत्म होता है। हमारा रिलेशनशिप जो था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि 10 सफर और सवाल। अब ये वहां पर गए थे, उसके बाद क्या हुआ? ओके, जस्ट ओके। तो आज का जो सक्सेस हमारा रिलेशनशिप का था, वो किस किस को समझ में आया और नहीं आया, तो मुझे बताएंगे जरूर से। यस, बात कर सकते हैं आप लोग। कैसा लगा आज का टॉपिक? आज हमारा फर्स्ट डे था इस बुक का, इसीलिए हमने अभी उनकी स्टोरी से स्टार्ट किया है। मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस, मयूरी जी, दुर्गेश जी, यस, आप लोगों को स्टोरी समझ में आई है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर हमने अभी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। थैंक यू मैम, मयूरी जी, थैंक यू। यस, इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 सवाल। ठीक है, तो एवरी डे हम लोग इसके आगे की स्टोरी को सुनते जाएंगे, बीच में हम लोग बहुत ही अच्छी चीजों को देखेंगे कि आखिर में मनी, रिलेशन, पैसा क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ ही साथ में आज का यहीं पर हम लोग बुक रीडिंग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ में, 10 सफर और सवाल। और आप लोग हमें ग्रुप में भी सेंड करिए कि आज आप लोगों ने क्या सीखा, आपको स्टोरी कैसे लगी, उस बारे में आप लोग लिख सकते हैं। यस, आप लोग उस बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आप उसका फीडबैक देना चाहते हैं इस बुक के बारे में, कि हमने इस बुक में हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो कैसी लगी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।